थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा और लगा आपका फीडबैक सुन के, थैंक यू सो मच बेटा। हाँ, और सर आपके जो सॉन्ग है वो तो मतलब क्या ही बताएं उसके बारे में। थैंक यू, थैंक यू सो सर मच। एक बात मैं पूछना चाहूँ, अगर आप क्या बोलते हैं जीएसटी काउंसिल में, आप होने ही चाहिए, बट अगर आप होते और अगर चेयरमैन पर्सन में आप होते तो आप अभी क्या चेंजेस करना चाहेंगे? पहले एक काम कर, आज क्वेश्चन अच्छा है आपका, पहले हम जीएसटी समझ लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ये ओके क्वेश्चन सर। आखिरी सेशन में पूछना। ओके सर। थैंक ठीक यू है, सो मच सर। थैंक और यू। सर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि आज मतलब ग्रुप में बच्चों को लेक्चर के बारे में बहुत पूछ रहे थे, तो मेरा मानना ये है कि अगर 7 बजे लेक्चर अपलोड होता है तो वो 10-11 बज जाते हैं खत्म करते करते। और आज तो मतलब ज्यादा लेट हो गया था, 8:30 इतना टाइम हो गया था, तो ठीक है, ऐसा कुछ हो मैं ध्यान सके रखता तो। हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि 5-6 बजे के पहले अपलोड हो जाए। हाँ, क्योंकि हमें तो लाइव देखते हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, बट जो रिकॉर्डेड देखते हैं तो हाँ, उनको तो बहुत लेट हो जाता है। यस यस यस, आई विल डू इट ऑन प्रायोरिटी। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके। यस सर, यस। राजेश। राजेश दिस साइड सर, आज टेक्निकल एरर था इसलिए लेक्चर लेट हुआ था अपलोड। अच्छा अच्छा राजेश, ठीक है। ओके, तो थोड़ा इस बात का ख्याल रखो राजेश, कि दोपहर को 3-4 बजे तक अपलोड हो जाना चाहिए। यस सर, यस यस, वी ठीक है। विल सर, यस। हाँ। यस, विवेक शाह। हेलो। हाँ बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन है? जी सर, नमस्ते। नमस्ते बेटा। नेपाल से बोल रहा हूँ सर। क्या बात है भाई, बोल विवेक। सर एक्चुअली में सर थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन आता है क्योंकि यहाँ का जो टैक्स सिस्टम है और वहाँ का, लेकिन मेरा रिदम तो बैठ चुका है आपके साथ। और बस एक जेन्युइन डाउट था क्योंकि मेरा कोर्स रिलेटेड डाउट डाउट नहीं था, लेकिन मैं सर एक चीज़ की वजह से अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप उस पर थोड़ा जोर दे दें। मैं हम्म। ये कह रहा हूँ कि सर मेरा एक थोड़ा मतलब एक यूट्यूब चैनल था पहले, जब सीए करने से पहले, फाउंडेशन देने से पहले, तो उसमें थोड़ा मैं काम किया था। तो अभी जब मैं इंटर में आ गया तो उसको क्विकली अवॉइड कर दिया, लेकिन उसमें थोड़ा अभी सब्सक्राइबर ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उसको कंटिन्यू करूँ या फिर बस उसको छोड़ दूं या सीए में ही लगे रहूं। ये मेरे को यूट्यूब बहुत ज्यादा चैनल, परेशान। इंस्टा चैनल, और ये, और उसके लाइक्स और उसके व्यूज, ये एक तरह का नशा है। मैं आपको कहूँ तो ये एक तरह का नशा है, और वो फील गुड फील आता है। तो आप अगर, पहली बात तो मैं जो कहूँगा कि फोकस करो स्टडी पे, पर अगर स्टडी पे फोकस, अगर आप बैलेंस वे में और कंट्रोल करके कर सकते हो तो बात अलग है, अदरवाइज आप स्टडीज पे फोकस करो, मेरा ये कहना है। नहीं सर, मैंने क्या सोचा था कि मेरा एक जो फ्रेंड था तो मैंने उसको भी कनेक्ट करके, तो मैंने एक प्लान तरीके से डिजाइन किया कि जिसमें ज्यादा फोकस ना देते हुए कम समय में तो थोड़ा देन यू कैन मैं भी गो वर्क विद कर दैट। लूँ और उसको भी कर लूँ। अगर तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल है, देन यू कैन गो विद दैट। वही एक मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था, आज ये करीब एक हफ्ते से मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन नहीं, मैं यू कन्विंस नहीं कैन, हो पा इफ रहा। यू कैन कंट्रोल इट, देन यू कैन गो विद दैट। ठीक है। ओके सर, थैंक यू, लेकिन सर ये, मजा आ गया सर जीएसटी पढ़ के। थैंक यू विवेक, थैंक यू। थैंक यू सर। यस, रिबिल राजपूत। जी सर। पढ़ा? जी पढ़ा, बट थोड़ा सा मतलब डाउट है। पूछ ले थोड़ा सा, क्या है? जी सर, आप पहला जो एग्जाम्पल दिए थे, मैन्युफैक्चर टू डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद होलसेलर, रिटेलर, अल्टीमेट कंज्यूमर, तो उसमें आप जीएसटी ऐड करके बताए थे कि इतना इतना वैल्यू ऐड कर रहा है और प्लस जीएसटी भी ऐड कर रहा है, और नहीं ना बेटा, कैस्केडिंग हटा। ये काम कर, तू इस सामने पहले 2 मिनट के लिए क्रेडिट निकाल दे। मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर रहा है, ये इनवॉइस बना रहा है, सेल प्राइस और उसके ऊपर टैक्स। ठीक है, उसके ऊपर टैक्स। फिर आगे पहले तो ये वैट निकाल दे। ये डिस्ट्रीब्यूटर आगे बेच रहा है, ये सेल प्राइस और उसके ऊपर टैक्स। होलसेलर आगे बेच रहा है, तो ये सेल प्राइस और उसके ऊपर टैक्स। ठीक है। ये आगे बेच रहा है, तो ये सेल प्राइस, मतलब हर स्टेज पे इनवॉइस बनेगा। जब जब भी सेल होगा, तो हर सेल पर इनवॉइस बनेगा। और ये जो हर सेल पे इनवॉइस बनेगा, ओके, बेचते वक्त, जब माल बेच रहा है तो बेचते वक्त वो टैक्स लगाएगा। जब तक गुड्स अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी जब तक बिजनेस चल रहा है, तब तक इनवॉइस बनते रहेंगे। और जब तक ये बिजनेस चल रहा है, तब तक इनवॉइस बनते रहेंगे, और अल्टीमेट कंज्यूमर तक, यानी अब एक लास्ट कस्टमर आएगा जो आगे बिजनेस कर ही नहीं रहा है, तो ओके, इनवॉइस लगते जाएंगे, और इनवॉइस में हम उसको टैक्स पास ऑन करेंगे। अब इसमें क्या है कि एक्चुअली देखा जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूटर ने टैक्स देना चाहिए 11,000 रुपए गवर्नमेंट को, क्योंकि उसकी सेल प्राइस 1,10,000 थी, तो 11,000 रुपए उसने गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए। लेकिन वो 11,000 गवर्नमेंट को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वैट का यही एक स्पेशल फीचर है कि तुमने परचेस पे टैक्स दिया है,
क्योंकि ये भी तो टैक्स का बर्डन आपके ऊपर ही आया। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, एक काम कर, तूने जो तेरे सेल पर टैक्स लगाया, ओके, वो तो तू पास ऑन कर दे कस्टमर को, पर तूने सेल पे जो टैक्स लगाया, वो सेल का टैक्स जो है उसमें से 10,000 का तू सेट ऑफ ले ले, नेट ले ले, और नेट गवर्नमेंट को पे कर 1,000 नेट गो। तो ये नेट 10,000 का 10% नहीं आया, ये नेट आया 11,000 माइनस 10,000 1,000। तो मैंने ये पढ़ा है कि ये जो नेट आता है 11 माइनस 10, वो उतना ही होता है जितना टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन होता है। पर हम डायरेक्ट 10,000 का 10% नहीं निकालते हैं, हम प्रैक्टिस में यहाँ पे ये इनवॉइस बनाएगा, इनवॉइस पे जीएसटी लगाएगा, इसका जीएसटीआर1 फाइल करेगा, जीएसटीआर1 में पूरी इनवॉइस की डिटेल देगा, वो इनवॉइस में लगाया हुआ टैक्स देगा, और फिर इसके 2B में जो टैक्स लग के आया उसका वो क्रेडिट लेगा। तो नेट जो आता है वो अल्टीमेटली टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन आता है। ओके सर, थैंक यू, समझ गया। ठीक है, तो यहाँ जी। पे यस, उसके बाद में शाश्वत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे कुछ डाउट्स थे, जैसे कि आपने इसी में बताया कि मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, तो इसके अंदर सर जो मैन्युफैक्चरर है उसको जीएसटी का क्रेडिट कैसे मिलता है? मैंने एजम्पशन लिया कि उसकी कोई परचेस नहीं है, अगर उसकी परचेस होती तो उसको भी क्रेडिट, उसका भी स्टेटमेंट बन जाता। नहीं, जैसे कि सर उसकी परचेज नहीं है, पर उसे फिर कैसे मिलेगा अगर परचेज है ही नहीं नहीं, उसकी? परचेस नहीं है तो इसका मतलब देख, क्रेडिट तब मिलता है जब तुमने कुछ परचेस पे किया, जब तुमने परचेस पे ही नहीं किया तो क्रेडिट किस बात का। अच्छा, तो जैसे कि सर वो रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो उस पे भी हाँ, अगर रॉ मटेरियल खरीद रहा है और उसके ऊपर जीएसटी आ रहा है, सॉरी वैट आ रहा है, तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तुम परचेस पे दोगे तो क्रेडिट मिलेगा, नहीं दिया तो क्रेडिट किस बात का। इसलिए मैंने तब बोला था कि ये एजम्पशन है। अच्छा, ठीक ओके है। सर। मेरा दूसरा डाउट ये है सर कि आपने आज बताया कि कौन कौन से इंक्लूड होते हैं गुड्स के अंदर, तो सर ग्रोइंग क्रॉप्स के बारे में आपने बताया, तो सर उस पे भी जीएसटी लगेगा? कुछ ग्रोइंग क्रॉप्स एग्जम्प्ट है, लेकिन कॉफी वगैरह होगा, कॉफी सीड्स होगा, ट्री टोबैको लीव्स हो गए, तो उस पर जीएसटी लगता है। अच्छा, मतलब बहुत कि सारे सर ग्रोइंग क्रॉप एग्जम्प्ट है। उस पे तो इनकम टैक्स भी लगता है, तो मतलब जीएसटी भी फिर उस पे लगेगा जीएसटी मतलब? बेचते वक्त ग्रोइंग क्रॉप, जैसे टी टोबैको लीव्स बेचते हैं, तो टोबैको लीव्स बेचते वक्त जीएसटी लगता है। ओके सर। और सर आपने जैसे बताया था एंटरटेनमेंट टैक्स जो है वो लोकल बॉडीज लगाती है, तो वो सर किस परसेंटेज पे लगाती है लोकल वो बॉडीज? अलग अलग सिटी के अलग अलग होते हैं, वो आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, वो सिटी वाइज होता है। ओके सर। और बाकी जो सर जीएसटी होता है वो तो वैसे लगता है ना, इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, अगर इंटर तो आईजीएसटी, ऐसे पहले लगता है? पास सेशन बेटा उसके ऊपर ही है। नहीं, मतलब कि मूवी टिकट्स पे, अगर कोई मूवी हाँ, टिकट है। मूवी तो लोग एलओएस पीओएस सेम स्टेट में, तो थिएटर में गया, लोकेशन ऑफ सप्लाई भी वही है और थिएटर भी वही है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। ओके सर। और सर जैसे कि आपने बताया था कि एसेट्स परचेज करते हैं अगर बिजनेस में यूज करने के लिए, उस पे भी आईटीसी मिलता है, तो वो उस पे हाँ, कैसे मिलेगा सर? उस पे तो सप्लाई हो करते ही नहीं उनको, तो उस पे कैसे मिलेगा? देख फंडा क्या है कि बिजनेस के लिए यूज हुआ ना, अगर उसका आईटीसी नहीं दिया गया तो तू उसकी कॉस्ट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट, अमोर्टाइजेशन कॉस्ट तेरे प्राइस में ऐड कर देगा। तो इसके लिए तेरा कॉस्टिंग होना जरूरी है। कॉस्ट शीट बनाते वक्त ओवरहेड कॉस्ट होती है, ओवरहेड कॉस्ट में तो मतलब एक कॉन्सेप्ट आता है कॉस्टिंग में कि हाउ, भाई तू अगर ये कंपनी का कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड तेरे को बोला कि भाई मेरे को 10% मार्जिन लेनी है और इसकी प्राइस निकाल, तो प्राइस निकालते वक्त एक सिस्टम होता है कि भाई डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, डायरेक्ट रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिर ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट में जो असेट आप यूज कर रहे हो वो घिस रही है, घिस रही मतलब वो डेप्रिसिएट हो रही है, तो घिस रही है तो उसका भी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऐड होता है प्राइस में। अगर तूने असेट का क्रेडिट नहीं दिया जिसका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस डिटरमाइन करते वक्त ऐड होता है वैल्यू एडिशन के वक्त, तो वो केस में नहीं दिया तो वो तो कॉस्ट में होकर डबल टैक्सेशन हो जाएगा। इसलिए ओके, जीएसटी लाना था और पूरे वर्ल्ड में जिसने भी जीएसटी लाया उसने बिजनेस की असेट के लिए क्रेडिट दिया, जो मूवेबल असेट आपने खरीदी। ओके सर। और सर जैसे कि आपने अभी बताया कि फ्रूट्स पे नील रेट होता है जीएसटी का, तो सर जैसे कि अगर कहीं बड़े मॉल में जाए तो वहां पे भी फ्रूट्स और वेजिटेबल पे जीएसटी लगाते हैं? पूरे इंडिया में कहीं पे भी फ्रूट, जब रेट ही नील है तो पूरे, रेट इज नॉट पर्सन वाइज, रेट इज प्रोडक्ट वाइज। इफ ओके सर। प्रोडक्ट इज नील देन कोई भी किसको बेचे नील। ओके सर। और सर मैं यही कहूंगा लास्ट में सर, आप जब पढ़ाते हो ना तो पता ही नहीं चलता सर 3 घंटे कहाँ चले जाते हैं, बिल्कुल मजा आता है पढ़ते टाइम। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।
सर 3 घंटे हमारे बिल्कुल ऐसे निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता सर। तो इतना मजा आता है कि सर और एक घंटा पढ़ ले, 1-2 घंटे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू सर। ठीक है, शाश्वत का हो गया। रोहित कुमार सिंह, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जैसे ये जो 20 लाख का सर थ्रेशोल्ड लिमिट जो आपने बताया था सर, हेलो, पूछो ना, पूछो, कंटिन्यू। तो इसमें जैसे एक बिजनेस में है नो मल्टीपल बिजनेस भी कर सकता है, तो मान लीजिए कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहा है और उसका दूसरा ग्रोसरी शॉप चल रहा है, तो पैन दोनों। सेम है ना? यस सर, पेन सेम है। हाँ, नहीं सर, तो अभी तो अनरजिस्टर्ड है शुरू में, तो दोनों का जो सर एग्रीगेट अगर 20 लाख पार होता है तब रजिस्ट्रेशन लेंगे, या किसी भी एक बिजनेस का पार होता है? सब टोटल एग्रीगेट मतलब टोटल। सर दोनों बिजनेस का। ये आगे रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, अमन, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा जैसे हमारा भी सर कन्फेक्शनरी का बिजनेस है, तो उसमें जैसे मैं अभी जैसे मैंने पढ़ना चालू करा है 2-3 दिन से जीएसटी, तो मेरा यही पता लगा है इसमें कि जैसे हमारा बिजनेस है तो नुकसान ही होगा इसमें हमें अगर लेंगे, जैसे रजिस्टर करवाएंगे तो। थोड़ा जोर से बोलो, क्या बोले? जैसे सर हम रजिस्टर करवाएंगे, हमारे रजिस्टर नहीं है शॉप, हाँ, तो उसमें हमें नुकसान ही होगा जैसे, क्योंकि नुकसान कॉस्ट है, तो कम। नुकसान है। नुकसान है? तुम जीएसटी दे रहे हो क्या आउटवर्ड पे? नहीं नहीं, अभी हमारा है ही नहीं जीएसटी। नहीं तो फिर कैसा होता है बेटा, अ, तुम्हारा नुकसान नहीं बोलेंगे। क्या हो जाता है कि एक सिंपल वर्ड में बताओ, क्या तुमने माल खरीदा 100 रुपए का, ओके, और हाँ उसके ऊपर जीएसटी लग के आया 18 रुपए, ठीक है, तुम्हारा वैल्यू हाँ, एडिशन है 20 रुपए, ठीक है, ठीक है। तो ये और आगे बेचोगे, यहाँ पे समझ लो तुमको जीएसटी क्रेडिट मिलता है, तो 100 + 20, तो 120 में बेचोगे, तो 120 में बेचोगे और वापस से जीएसटी लगाओगे 120 का 18%, ओके, तो जो भी 120 का 18%, 120 हाँ इंटू 18%, 21 रुपया 60 पैसा। तो क्या हो जाता है, और तुम्हारा कन्फेक्शनरी है, मतलब डायरेक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर है, तो हाँ तुम्हारे से उसको कितने का मिल रहा है प्रोडक्ट, क्योंकि उसको अल्टीमेट कंज्यूमर को तो लास्ट प्राइस से कंसर्न है, तो उसको मिल रहा है ओके 141.60 रुपीज में, क्योंकि तुमने जीएसटी लगाया है। लेकिन अगर तुम खरीद रहे हो जीएसटी में और तुम जीएसटी नहीं लगा रहे हो, तो कितने की कॉस्ट हुई, तुम्हारी परचेस कॉस्ट हुई 118 + 20, मतलब, और आपको जीएसटी नहीं लग रहा है, तो मतलब कितना हुआ 138, तो जो 141 की कॉस्ट जा रही थी वो 138 पे आ गई, तो कस्टमर को सस्ता ही हुआ। तो ये हाँ कस्टमर को क्यों सस्ता हुआ, क्योंकि कस्टमर को क्रेडिट तो मिलने वाला नहीं है, तो उसको हाँ 138 में क्यों, तो ये डिफरेंस क्यों आया 141.6 और आपका अभी 138, क्योंकि इसमें 118 आपकी परचेस कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपके आउटपुट पे जीएसटी नहीं है, ओके, तो आपकी टोटल +20 138 में हो जाएगी। तो ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि जो तुमने वैल्यू एडिशन किया उस पर जीएसटी नहीं लगता है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, तो ये तुमको फायदा मिल जाता है, ओके, तो जनरली जो अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचता है आगे, जो अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचता है आगे, हाँ। तो उसको और वो जीएसटी नहीं लगा रहा है, तो प्राइजेस बढ़ती नहीं है, प्राइजेस कम होती है, और डिटेल डिस्कशन देखेंगे इन द चैप्टर आईटीसी। अच्छा, और सर जैसे आपने वो बताया कि जैसे इसमें पकड़े जाते हैं तो 6 साल का रिकॉर्ड चेक करते हैं वो, 6 साल का वो पीछे जाके सारा रीअसेसमेंट करते हैं। तो हमारे में कैसे करेंगे सर वो? हमारा तो मतलब जैसे बेसन वेसन ऐसा चीजें आती हैं, तो इसका कैसे वो पता लगाएंगे? तो ये केस में तुम वो एक एब्स्ट्रैक्ट करते हैं कि भाई तुमने इतने का सेल किया, फिर एक लड्डू बनाने को, ओके, कितना जनरली स्टैंडर्ड लगता है, फिर बैकवर्ड कैलकुलेशन से उसकी परचेस निकालते हैं। नहीं नहीं सर, जैसे हम जैसे वो आया पहले नोटिस वगैरह तो आता होगा। नहीं, वो तो नोटिस तो तुम्हारा देखो, परचेस तो बात की बात है, परचेस तो आईटीसी के लिए है, पहले तो तुम्हारे हाँ, आउटवर्ड पे वो एक रफली निकाल लेते हैं, रफली कितना आएगा, अब तो वो आउट। इंक्वायरी बेसिस पे होता है कि भाई अभी देखो यहाँ पे एक मतलब ऐसी स्वीट कॉर्नर था, बहुत चलता था पुणे में, कुछ नहीं ऑफिसर 4 दिन वो स्वीट कॉर्नर के बाहर, शॉप के बाहर खड़े रह गए, और वो बस अपना कस्टमर के हिसाब से एस्टिमेट लगा रहे हैं कि कितना माल बेचा जा रहा है। तो सर वो फिर माल ही आधा कर देगा ना अपना बेचना, कि उससे उसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो कम हो जाएगा उससे। बेटा ये इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है, मतलब स्क्रूटिनी और इन्वेस्टिगेशन में, अच्छा। ओके, जब पकड़ना चाहे तो वो एक तो स्क्रूटिनी ऐसी हुई थी मेरे क्लाइंट की, समोसे वाला था, तो समोसे वाला था, तो वो लोग क्या होता था, वो एक वो अपना पत्ते का वो कटोरी आता है ना, उसमें देता था, हाँ, तो दोनों। ऑफिसर ने आगे वो कटोरिया गिन लिया कितना, क्या उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लिया। हाँ, वो अलग अलग तरीके होते हैं इन्वेस्टिगेशन के। अच्छा, और सर जैसे जीएसटी पे क्रेडिट मिलता है,
और जो एक्सेस होता है वो पे करते हैं हम। जो जैसे परचेस पे टैक्स आता है, हाँ परचेस करते वक्त जो टैक्स आता है उसका क्रेडिट मिलता है, और जो तुम सेल करते हो वो तुमको पे करना पड़ता है। तो ये पेमेंट माइनस क्रेडिट, तो ये नेट आपको टैक्स देना पड़ता है। तो सर ये जो नेट टैक्स देते हैं हम, इसका क्रेडिट नहीं मिलता? अरे वो तुम्हारे वैल्यू एडिशन का एक्स्ट्रा टैक्स है ना। सर वो भी तो लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी अरे में तो भाई जाता उस, है। हाँ, सर वो भी तो वही जाता है ना, आईजीएसटी अरे तो तुम सीजीएसटी कस्टमर से ले लो ना आगे, वो तुम्हारा आउटवर्ड का टैक्स है ना, वो तो पास ऑन हो जाएगा ना कस्टमर को। हाँ ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ Hello, sir. Am I audible? बेटा, आपका नाम? Myself Ridhima. यस रिधिमा, गो अहेड। सर मुझे भी आईटीसी का ये एक डाउट था कि जैसे मैन्युफैक्चरर ने कुछ सेल किया 10,000 का एंड उस पे टैक्स लगा 1,000 का, तो वो 11,000 अमाउंट हुआ। फिर होलसेलर ने 11,000 ही पे किया, लेकिन वो अपना सेल्स प्राइस 10,000 क्यों रखता है? ये वाला, ये तो उसकी टोटल प्राइस है ना। हाँ, जैसे यहाँ पे 1,10,000 आया, उसके बाद सेल प्राइस उसका डिस्ट्रीब्यूटर का 1,10,000 आया बिकॉज उसने सेल प्राइस 1,00,000 प्लस वैल्यू एडिशन 10,000 किया। तो हाँ हमने 1,10,000 में 10 क्यों नहीं ऐड किया, 1,20,000 क्यों नहीं आया? बिकॉज वो तो 1,10,000 ही दे रहे हैं ना उसे। हाँ, तो इसका उसको क्रेडिट मिलेगा ना, आगे सेट ऑफ मिलेगा ना, इसके उसके आउटपुट में ये निकाला ना हमने सेट ऑफ, उसको सेट ऑफ मिलने वाला है ना इसका। तो फिर वो तो वैसे भी मिल ही जाएगा ना, क्योंकि जैसे जब फिर तो सेल प्राइस कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे मिल जाएगा? ओके, जब अगर तुमने 1,10,000 में 10,000 ऐड कर दिया तो फिर तो टैक्स ऑन टैक्स वापस से हो गया। अच्छा, तो मतलब उसको दो बार ही बेनिफिट मिलेगा, पहले उसको स्टार्टिंग में मिल जाएगा एंड फिर उसके बाद जब उसका टैक्स आएगा 11,000 का फिर से, तो उस ये पे भी वो बेनिफिट मिलेगा। नहीं है बेटा, ये उसको ऐसे अप्रोच से पढ़ो कि जब हमने माल खरीदा तो इस माल पर ऑलरेडी गवर्नमेंट 10,000 रुपए कलेक्ट कर चुकी थी, जो डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को पे कर दिया और मैन्युफैक्चरर ने आगे पे कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने वो खरीदते वक्त अपने जेब से निकाल के इनवॉइस का इतना अमाउंट मैन्युफैक्चरर को दे दिया और मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दे दिया। तो ये 1,00,000 का माल पर जीएसटी ऑलरेडी लग चुका था। अब वो 1,00,000 का ही माल मैं जब आगे बेच रहा हूं, तो वो आगे बेचते वक्त मेरे को पूरा आप एक टैक्स लगा रहे हो, पर उस ये 1,10,000 में ये 1,00,000 इंक्लूडेड है जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑलरेडी टैक्स ले चुकी है। तो ये तो अगर इसको मैंने कॉस्ट में ऐड कर दिया तो ये तो कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, टैक्स ऑन टैक्स क्रिएट करेगा। इसलिए उसकी जर्नल एंट्री होती है, अगर आपको याद होगा तो उसकी जर्नल एंट्री होती है परचेस अकाउंट डेबिट, ओके, क्रेडिट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ओके, टू सप्लायर अकाउंट। और ये जो रिसीवेबल है, क्योंकि ये जो है ये तुम ऑलरेडी दे चुके हो परचेस पे गवर्नमेंट को, अब ये जो रिसीवेबल तुम्हारा जब वैट पेबल आएगा, पेबल से रिसीवेबल एडजस्ट हो जाएगा, नेट आप गवर्नमेंट को दोगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ, पर बेटा मैं आपको कह दूं कि ये थोड़ा सा अगर आईटीसी वाला कंसेप्ट दिमाग में घूम रहा होगा ना, तो डोंट वरी, मैं इतना आपसे करवा दूंगा कि आप कहोगे बस सर अब समझ गया। इसलिए डरना मत, डोंट स्टक विद एनीथिंग, जीएसटी बहुत सुंदर सब्जेक्ट है। ओके, पर तुम कोई बात पे अगर स्टक हो गए तो फिर वो इससे गंदा सब्जेक्ट कोई नहीं है। इसलिए चीजों को आगे बढ़ने दो, तुम मेरे को हाथ जोड़ लोगे कि सर समझ गया। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर वंश राजानी बोल रहा हूँ। हाँ बोलो वंश। सर जो आपने जैसे बताया था नॉन टैक्सेबल सप्लाई में 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नॉन टैक्सेबल सप्लाई के अंदर आते हैं। हम्म तो सर जैसे उस पे आपने ये बताया था कि अभी उस पे टैक्स नहीं लग रहा है, पर बाद में अगर जीएसटी काउंसिल मीटिंग में अगर डिसाइड होता है कि उन पे टैक्स लगाना है, तो उन पे लगा सकते हैं। हम्म तो सर फिर उसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई में क्यों इंक्लूड करते हैं? उसको एग्जाम सप्लाई में इंक्लूड करना चाहिए ना। नहीं नहीं, वो क्या हुआ, उसके लिए जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके लिए पूरा वोटिंग लगेगा काउंसिल में। एग्जाम के लिए वोटिंग वोटिंग नहीं लगता है, एग्जाम के लिए बस डिसीजन हो गया, नोटिफिकेशन आया, उसके लिए वोटिंग होगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर एक डाउट और है मेरा। हाँ। सर ये सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट नहीं सर, मेरी जो मॉड्यूल 1 है सर उसमें पेजेस मिसिंग आए, तो उसके लिए सर कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा? प्लीज करवा लीजिए। कल क्लास के एंड में ऑर्डर आईडी दे देना। राजेश, आर यू कनेक्टेड? ठीक है बेटा, आपका ऑर्डर आईडी हो सके तो कल क्लास के एंड में दे देना मेरे को। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, नेक्स्ट आदित्य मित्तल।
नमस्ते सर। नमस्ते बेटा, बोलो। सर मेरा एक डाउट था, जैसे आपने बताया था वेट और जीएसटी में जो बेसिक डिफरेंस है, वो डिफरेंस इस चीज का है कि मतलब वेट के जितने भी कई सारे टैक्सेस हैं उनको कंबाइन करके वन नेशन वन टैक्स कर दिया गया है। लेकिन अभी अगर एक बिजनेस पर्सन स्टेट में अपने बिजनेस को कर रहा था जैसे वेट में कर रहा है, तो उसको जीएसटी और वेट में क्या क्या डिफरेंस कह सकते हैं, या मतलब क्या फायदा देखने को मिलेगा फायदा तो हमें? पहले ट्रेडर वालों को सर्विस टैक्स के क्रेडिट नहीं मिलते थे, एक्साइज के क्रेडिट नहीं मिलते थे, कॉस्ट बढ़ जाती थी। अब सबसे बड़ा फायदा है कि जो ट्रेड कर रहे हैं उनको एक्साइज और सर्विस टैक्स के भी क्रेडिट अलाउ कर दिए। मतलब अलाउ कर दिया मतलब वो जीएसटी में आ गए वो। अब ऐसा डिफरेंस नहीं रहा, क्योंकि पहले सर्विस टैक्स एक्साइज सेंट्रल के हाथ में था, वैट स्टेट के हाथ में था, तो दोनों एक में को क्रेडिट नहीं देते थे, सेट ऑफ नहीं देते थे, जिसकी वजह से कैस्केडिंग और प्राइसेस बढ़ जाती थी। अब जो है कि अब ऐसा नहीं है, अब तो तुम परचेज करो जीएसटी, सेल करो जीएसटी, तो बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिला ट्रेडिंग कम्युनिटी को। नहीं सर, जैसे वो मान लेते हैं जैसे यूपी में ही परचेज कर रहा है और यूपी में ही सेल कर रहा है, तो फिर तो का वेट से क्रेडिट में जाएगा, तो फिर तो अरे ऐसा भाई वो कुछ सर्विस भी तो दिक्कत खरीदेगा नहीं ना। होगा उसमें। एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक शॉप वाला सर्विस वो लेगा, अकाउंटिंग सर्विस लेगा, उसके बाद में रिपेयरिंग सर्विस लेगा, कंसल्टेशन सर्विस लेगा, सीए की सर्विस लेगा, तो उसको जो सर्विस टैक्स लग के आता था उसका क्या? जी सर, जी सर, जी सर। समझ में आया क्या? सर एक क्वेरी और। जी हम्म। जी जी। सर एक क्वेरी और थी, जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है, वो सोलो प्रोप्राइटर है, तो सर उसको अलग से पेन लेने की जरूरत होती है? क्या क्या उसको? उसको अलग से पैन कार्ड लेने की जरूरत है अपने बिजनेस की? बेटा तेरा आवाज ब्रेक हो रहा है, एक बार फिर से। सर जैसे अगर कोई सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहा है, तो उसको अपने बिजनेस के लिए अलग से पैन इशू कराना पड़ेगा क्या? अपने बिजनेस के लिए अलग से पैन कार्ड इशू करना पड़ेगा? हाँ, पैन कार्ड लेना पड़ता है। पैन कार्ड एवरी पर्सन को लेना पड़ता है, पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, एचयूएफ, सबको सबको पैन कार्ड लेना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, आयुषी जैन। गुड इवनिंग सर। हाँ, रोहन परमार, आप म्यूट कर दो बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे पीजीएसटी और एससीएसटी में क्रॉस क्रेडिट अलाउ नहीं होते, क्योंकि वो दोनों अलग अलग गवर्नमेंट के रेवेन्यू, बट जो आईजीएसटी होता है उसका क्रेडिट हम पीजीएसटी या एससीएसटी में एनी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हैं। आईजीएसटी का तो 50-50 सेंट्रल एंड स्टेट में जाता है, तो हम इनडायरेक्टली सेंटर का स्टेट में और स्टेट का सेंटर में यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। उतना एक अंडरस्टैंडिंग सेंट्रल काउंसिल मीटिंग में हुआ कि भाई आईजीएसटी जो है, आईजीएसटी का यहाँ पे मतलब मैंने आपको ये पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो, कि जस्ट अ मिनट, वो एग्जांपल अगर होगा। हाँ, जैसे आईजीएसटी लगा, आईजीएसटी पूरा गवर्नमेंट को गया, इसमें से 50 सेंटर ने रखा, 50 स्टेट ने रखा, गुड्स गुजरात में आ गया। मैंने कहा था ये स्टेट को 50% डेस्टिनेशन स्टेट को क्यों दिया जाएगा? क्योंकि जब बी वाला आगे बेचेगा माल, तो बी वाला अगर आगे माल बेचेगा तो उसके ऊपर भी सीजीएसटी लगेगा, एचजीएसटी लगेगा। तो सीजीएसटी और एचजीएसटी अगर उसके ऊपर पर ये गुजरात का एचजीएसटी लगेगा, तो अगर उसके परचेस का रेवेन्यू गुजरात को मिला होगा तो गुजरात उसके अगेंस्ट में क्रेडिट भी देगा। तो ये जो आईजीएसटी, अब आईजीएसटी का क्रेडिट हम पहले आईजीएसटी में, बाद में सीजीएसटी और एसजीएसटी में यूज करते हैं, तो ये क्योंकि इसमें सेंट्रल भी है तो सेंट्रल भी सीजीएसटी में क्रेडिट दे देगा, स्टेट गुजरात को मिला इसलिए गुजरात भी दे देगा इसको। हाँ, अब वो जो रेशियो है कि पहले आईजीएसटी में यूज करो फिर आप एनी प्रोपोर्शन में यूज कर सकते हो, उतना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, यानी उतने डिटेल में हमको नहीं जाना है, वो गवर्नमेंट की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जो जीएसटी काउंसिल में डिसाइड हुई थी, एंड दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एज अ टैक्स पेयर। वो हमारा पार्ट नहीं कि वो क्यों कर रहा है ऐसा, वो हमारा पार्ट है, क्रेडिट मिल रहा है, आईजीएसटी का पूरा मिल रहा है, बात खत्म। ठीक है। तो वन मोर डाउट कि जैसे एडवांस सप्लाई ऑफ सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट है और हमने जीएसटी पे कर दिया, बट लेटर ऑन हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उस केस में क्या होगा? वो केस में दिया हुआ जीएसटी का आपको रिफंड मिलता है, डिटेल डिस्कशन इन चैप्टर इनवॉइस। ओके सर, थैंक यू सर। ओके आयुषी। नेक्स्ट एचपी, हु इज एचपी? गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। आवाज नहीं आ रहा है एचपी बेटा। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, क्या नाम है आपका? चेतना। चेतना, बोलो बेटा। सर जो थ्रेशोल्ड है उसका मींस लिमिट ही कहेंगे?
जो थ्रेशोल्ड है उसका मीनिंग लिमिट ही खाएंगे। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट, इतने हाँ लिमिट। जी, हाँ ठीक है सर। ओके देन बलराज सर जो ये लिमिट है ये सिर्फ जो आपने 20 लाख 40 लाख बताई थी ये उस चीज के लिए कहना चाह रही हूँ। रजिस्ट्रेशन मतलब इतने लिमिट तक आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहोगे, पर इतनी लिमिट क्रॉस करने के बाद आप बड़े हो गए, अब आप बिजनेस कर रहे हो, बड़े बिजनेस कर रहे हो, अब इनडायरेक्ट टैक्स लगाओ, पास ऑन करो और गवर्नमेंट को दो। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके यस बलराज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट ईएनए से रिलेटेड है। इसमें हाँ सर जो पर्सन अल्कोहल अल्कोहल बेचता है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, हम्म अगर वो ईएनए परचेज करता है किसी सप्लायर से तो वहाँ पर जीएसटी नहीं पे करता वो। तो वो जो सप्लायर है ईएनए का, जो ईएनए वाला सप्लायर है उसको सेंट्रल एक्साइज लगेगा उसके प्रोडक्शन पे, ईएनए की प्रोडक्शन पे। यस नहीं पर वो जीएसटी नहीं पे करता, क्यों? उसको जीएसटी अगर वो अल्कोहल वाले को दे रहा है तो उसको जीएसटी लगाना ही पड़ेगा। सॉरी जीएसटी ठीक नहीं है। लगाना पड़ेगा, तो उसके ऊपर अदर टैक्सेस लगेंगे। हाँ बराबर है। हाँ जी, वही मैं बता रहा हूँ अभी। जीएसटी नहीं लगेगा जो अल्कोहल परचेज कर रहा है, पर जो ईएनए बना रहा है उसको सेंट्रल एक्साइज लगेगा। अब अगर जीएसटी नहीं लगेगा तो वो जो ईएनए बना रहा है वो जब सेल करेगा अपना ईएनए अल्कोहल वाले पर्सन को तो उस पे वैट या फिर सीएसटी लग जाएगा। और जो सप्लायर अल्कोहल वाला है वो जो खरीद रहा है ईएनए परचेज कर रहा है उस वो वैट और सीएसटी पे करेगा। अब जब वो अल्कोहल वाला पर्सन मान लो कि आउटसाइड द स्टेट बेचता है अपना अल्कोहल और ईएनए खरीदता है विद इन द स्टेट, तो विद इन द स्टेट खरीदा तो वो पे करेगा वैट। पर जब वो आउटसाइड द स्टेट सेल करेगा अपना अल्कोहल तो पे करेगा सीएसटी। तो यहाँ पर टैक्स ऑन टैक्स तो सर लग ही मेरा गया ना। सच में कहूँ तो क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन बलराज कहो क्या, बहुत डेप्थ में पुराना लॉ है, इसलिए मत जा। अब सर मैं मैं तेरे को बोलूंगा तो तेरे को समझेगा भी नहीं। मैं कैसा तो है काफी ये डिटेल स्टेट, तभी मैं बता देता हूँ। ओके स्टेट एक्साइज होती है, पर अरे बाप रे, अल्कोहल पे स्टेट एक्साइज होती है लेकिन लगाता सेंट्रल है, सेंट्रल लगा के स्टेट को बांटता है, ऐसा मैकेनिज्म था पुराना। ठीक है तो दोबारा रिपीट करना सर, समझ नहीं आई। हाँ दोबारा रिपीट करना। मैंने बोला ना, इसलिए मत जा, नहीं तो पुरानी इसमें मत जा, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट था वो। वही सर, मैं अपने दोस्त के साथ भी लगा हुआ था पर समझ नहीं आया हमें ना। नहीं मत जा, तू क्वेश्चन बड़ा अच्छा है तेरा, तू बहुत डेप्थ में गया, लेकिन अब वो पुराना सिस्टम मत समझ, क्योंकि उसका फायदा भी नहीं है, बहुत नहीं कॉम्प्लिकेटेड सर, सिस्टम था वो। पुराना तो नहीं, मतलब मैं इसको इस तरीके से सोच रहा हूँ कि ये आज भी तो एप्लीकेबल है ना। अब जीएसटी नहीं अगर पे कर रहा हाँ तो है। फिर ऐसा समझ कि भाई जो अल्कोहल पे लगती है वो लगती है सेंट्रल एक्साइज ही, लेकिन मिलती है स्टेट को, इसलिए उसको स्टेट एक्साइज बोला जाता है। अल्कोहल पर नहीं सर, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया। ठीक है तेरा क्वेश्चन, पर अभी उसको छोड़ दे, क्योंकि वो मैं समझाने जाऊंगा तो कम से कम 20-25 मिनट उसको, और वो भी तब उसके बाद भी समझ में नहीं आएगा। कोई प्रैक्टिकल क्लाइंट होगा तो फिर हम सेपरेट बात करेंगे। ये तो सर खुद ही जनरेट किया था डाउट को ही, ऐसा हाँ नहीं नहीं। प्रैक्टिस कोई क्लाइंट होगा तो सेपरेट बात करेंगे, एग्जाम में नहीं आएगा अभी इसको। ठीक है चलो। वो सर क्या करें, प्रॉब्लम ऐसी है ना कि जब तक सर समझ एक नहीं पॉइंट आता बोल तब सकता कुछ हूँ। होता नहीं। नहीं डोंट स्टक विद एनीथिंग बलराज, डोंट स्टक विद एनीथिंग, और स्पेशली वो एक्सरसाइज रिलेटेड तो आप दिमाग ही मत लड़ाओ। चलो कोई बात नहीं सर, डाउट अच्छा था, यही अच्छा लगा सुन के। हाँ चलो बेटा। ठीक है सेकंड सर। यस, और कौन बचा है? यश यस कंसाल। अच्छा कोई पूछना नहीं चाहता, मैं ये रिपीट नहीं पूछूंगा, आप क्वेश्चन रिपीट में चांस ही नहीं दूंगा। आप क्वेश्चन सब एक साथ लिखो, और आपके क्वेश्चन क्या दूसरे के क्वेश्चंस पे क्वेश्चन पूछोगे तो यहाँ ही हमको 2-3 घंटे लग जाएंगे। अपने क्वेश्चन एक साथ लिखने का और पूछने का, इसलिए जिसका हो गया मैं रिपीट चांस नहीं दूंगा। हेलो सर। कौन बात कर रहा है? रोहन परमार। आपका चांस हो गया रोहन? ना सर, बाकी है। चलो बोलो रोहन। सर आपने कहा था कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर करते हैं तो उसका आईजीएसटी किसको जाएगा? स्टेट स्टेट को एक्सपोर्ट करे तो उसको किसको मिलेगा? कोई कोई स्टेट? इंपोर्टर जो स्टेट में रहता है, समझ लो इंपोर्टर गुजरात में रहता है, तो इंपोर्टर गुजरात में लैंडिंग क्यों ना मुंबई पे हुई होगी, पर इंपोर्टर का लोकेशन क्या है उस स्टेट को मिलता है, या एक्सपोर्टर का लोकेशन क्या है उस स्टेट को मिलता है।
ओके। एंड सर आपने GSTR 1 GSTR 2 भी कहा था उसमें आपने, तो इसमें कोई पर्सन जीएसटी गुड्स या सर्विस परचेस करता है और फिर 11 तारीख को GSTR 1 उसको फाइल करना पड़ता है, उसके बाद कोई गुड्स रिटर्न कर देता है तो उसका GSTR 1 का क्या होगा? GSTR 1 इज अ स्टेटमेंट। क्या होता है कि तुम जितना GSTR 1 में बताते हो कि तुम्हारा सेल्स कितना हुआ, उतना 3B में ऑटो अपडेट हो जाता है, क्योंकि तुमने 1 में बता दिया कि भाई मेरा इतना धंधा हुआ है, इतना मेरा धंधा हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक वो इनवॉइस की डिटेल्स वो 3B में ले लेता है। एंड सर GSTR फाइल करने के बाद तो कोई गुड्स रिटर्न कर देता है तो उसका क्या होगा? कोई गुड्स रिटर्न होने के बाद रिटर्न का क्या बेटा, क्या बोले? कोई गुड्स बायर कोई गुड्स परचेस करता है तो वो गुड्स रिटर्न कर देता है तो उसका GSTR 1 का क्या होगा? रिटर्न कर देगा गुड्स। 1 का तो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को जाता है ना, और वो इंफॉर्मेशन 3B में अपडेट होता है, और तुम जो परचेस करते हो वो परचेस का 2B में अपडेट होता है। ओके। ठीक है। एंड सर अब लैपटॉप में डाउट क्यों नहीं पूछ सकते हैं? मोबाइल में वो बेटा लॉगिन सॉफ्टवेयर करना। डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मैंने दिया रिकमेंडेशन वो। ओके। एंड सर मैं डायरेक्ट एंट्री से हूँ तो मुझे एग्जाम नहीं रहा कोई पता नहीं है सर, मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा हूँ, तो आप टिप देंगे कि हमें एग्जाम कैसे लिखना है कैसे वगैरह? एग्जाम क्या बोला आपने? नहीं एग्जाम फर्स्ट टाइम देने वाला हूँ मैं डायरेक्ट एंट्री से हूँ, मुझे पता नहीं है एग्जाम कैसे देनी है, टिप देंगे कि एग्जाम कैसे लिखना है वगैरह वगैरह? हाँ, तुम्हारे लिए तो तुम जितना ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ओके। पोर्शन वाइज टेस्ट सीरीज लगाओ। ओके। एंड सर मैं GST परचेस कर रहा था कौन से फैकल्टी से लूँ, तो यूट्यूब में सब देखता डेमो वीडियो देख रहा था, मुझे पता नहीं जरा कैसे लूँ, तो आपका वीडियो देखा तो मैं मेरे फ्रेंड को लिया था मैंने GST आपने उसने फर्स्ट एग्जाम के लिए लिया था वो, तो उसने मुझे आपका सजेस्ट किया तो मैं GST सबका वीडियो में देखा फैकल्टी वगैरह का, मुझे आपका बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आपका। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। एंड सर आप सॉन्ग भी अच्छा गाते हैं। थैंक यू बेटा। तो सर सॉन्ग डाउट हो जाने का एक सॉन्ग हो जाए, क्या क्या बोले बेटा? डाउट खत्म हो जाने के बाद एक सॉन्ग आप मुझे कहाँ से तो। हो? गुजरात से लग रहे हो आप। हाँ गुजरात से सर, मैं गुजरात से हूँ, हिंदी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ नहीं, तो गुजरात के कौन से सिटी से हो? गुजरात खंभालिया देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, द्वारका डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो आखिरी क्या पूछा आपने? हाँ तो ये सबके डाउट खत्म हो जाने के बाद एक सॉन्ग बोल देते तो गा लेते अरे तो क्लास अच्छा। में चलेंगे। ओके रोहन, क्लास में चलेंगे सॉन्ग्स। हाँ सॉन्ग अच्छा यहाँ गाते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये आज का डाउट सेशन यहाँ एंड करते हैं। ऐसा ही हम आपके सारे डाउट्स कलेक्ट करके रखो, और नेक्स्ट सैटरडे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट सैटरडे हम वापस फिर से ज्वाइन हो गए। ठीक है दोस्तों? ओके, सो बाय टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको GST का डिस्कशन अभी तक अच्छा लगा होगा। और ओके, डरो मत और डोंट स्टक विथ एनी डाउट। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको GST बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जहां तक स्पीड की बात है, तो मैं ये कहूंगा कि जिसको थोड़ा लाइव स्ट्रीम में स्पीड कम लगता है, तो वो रिकॉर्डेड मोड में स्पीड बढ़ा के देख सकता है। स्पीड बढ़ाने वाला ऑप्शन आपके पास ऑलवेज है। ओके, पर स्पीड कम करने में मजा नहीं आता है। तो यस, पर आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग मिलेगी। सो ओके दोस्तों, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक हेलो यू। सर। बस हेलो एक सर। डाउट। हाँ बोलो। सर माय डाउट रिमेनिंग सर। हाँ बोलो, ये लास्ट डाउट ले रहा हूँ, बोलो। मेरा भी है एक। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर चैप्टर 1 अच्छे से समझ में आएगा, बट सर 3 कंसर्न्स थे सर, 2 टॉपिक रिमेनिंग रह गए हैं। एक था जेनेसिस और हिस्ट्री ऑफ GST इन इंडिया। सर इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट फॉर एग्जाम? नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, कि कैसे डेवलप हुआ कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके सर। एंड सेकंड सर, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में सर आपने वो डिस्कशन रिमेनिंग बाकी है। नहीं, डिस्कशन हो गया। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट कौन सर से? वो आपने जो शॉर्ट मेमोरी फॉर्म बनाने टेक्निक को बाकी होगी। हाँ सर, मेमोरी टेक्निक वही। हाँ तो ठीक है ना, वो मैं ले लूंगा। सर वो एंड तो वन तुम मोर खुद डाउट। बनाओ। सर वन मोर डाउट। सर जैसे आई एम बिलोंग फ्रॉम गुजरात, सो सर GSPC गैस में सर GST भी लगता है एंड वेट भी लगता है सर, हाउ दैट्स पॉसिबल? कहाँ पे? GSPC गैस जो पाइपलाइन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से आती है, हाँ, उसमें GST भी लगता है एंड वेट भी लगता है अभी भी। GST और वैट भी लगता है। कोई इनवॉइस आप भेज पाओगे मेरे को? यस सर। कहाँ पे फोटो डाले? कहाँ पे डाले? ठीक है। मैं कल आखिरी में मैं तुमको ये देता हूँ, कल आखिरी में मैसेज करना, मैं देता हूँ। मेरे को भी देखना पड़ेगा कि ऐसा कैसा रिसर्च करना पड़ेगा प्रोडक्ट का। ओके सर। एंड सर वन मोर डाउट।
सर जैसे टैक्सेशन में देखा है कि 97 तक भी मार्क्स आते हैं, 98 भी आते हैं, 92 भी आते हैं। सर हाउ इज दैट्स पॉसिबल सर? थोड़ा गाइडेंस प्लीज प्रोवाइड करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है आपको कि टैक्सेशन में जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे और स्पेशली क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे और सॉल्व करते वक्त जितना आपका प्रिसाइज रहेगा लिखते वक्त, मैं ये प्रैक्टिस भी हमारे क्लास में लेने वाला हूँ। ओके, तो जितना ज़्यादा आप ओके ओन वर्ड्स चलते हैं, लेकिन हर चीज़ के कमेंट होनी चाहिए, नोट होनी चाहिए। जितना आप ज़्यादा अच्छे से सॉल्विंग प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। हाउ 3 आवर्स स्पेंट वो पता ही नहीं चलता। क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग सर। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ऐसा ऐसा सर मेरा डाउट रह गया। हेलो हेलो सर। हाँ सर थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको, कोई कोई 20 लाख 40 लाख लिमिट है, तो उस स्लाइटली टच हो जाएगा और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ना कराए तो उसके साथ क्या होगा? वो बेटा जब पकड़े जाएगा तो पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट वगैरह सब चीजें आती है फिर। बहुत लोग हैं अभी तक कि जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए और पकड़े भी नहीं गए। पर अब तुम ट्रैफिक में सिग्नल तोड़ रहे हो और आरटीओ नहीं पकड़ रहा है, इसका मतलब सिग्नल तोड़ना राइट नहीं हो जाता। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। सर पूछना है बस सर एक लास्ट। हाँ सर मुझे पूछना था कि जैसे अगर 2 ब्रांचेस हैं अंडर सेम रजिस्ट्रेशन इन सेम स्टेट, तो फिर जैसे जीएसटी पेबल नहीं होता, तो फिर स्टॉक रिमूवल में भी टैक्स इनवॉइस नहीं बनेगा ना? हाँ, वो पहले ही करेक्शन हो गया बेटा, वो गलती हो गई, मैं कल करेक्ट करवा देता हूँ। अच्छा अच्छा, ओके सर, थैंक यू सर। सर बहुत मजा आता है सर क्लास में। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू ठीक है, सर। चलो ओके, थैंक यू। थैंक यू, आज यहीं रुकते हैं। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू। बाय सर। बाय बेटा।